Good morning, everyone. So, in today's class, we will deal with Article 19 of the Indian Constitution. Right to freedom को हम पढ़ेंगे, जो कि Article 19 में है. Article 19 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले 6 freedoms की कौन-कौन सी freedoms embedded हैं in Article 19 of the Indian Constitution. Reasonable restrictions, वो जो freedom आपको Article 19 में मिली हुई हैं, उनके ऊपर कुछ restrictions भी हैं. वो absolute नहीं है in nature में. उनका nature isn't absolute one. There are some reasonable restrictions put over them. Then case laws related to Article 19. तो सबसे पहले आर्टिकल 19 का नेचर क्या है? आर्टिकल 19 इज बेस्ड ऑन द गोल ऑफ प्रियम्बल फिलोसफी ऑफ गोल ऑफ अ नेशन. प्रियम्बल में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, लिबर्टी. ठीक है, लिबर्टी ऑफ क्या, जो मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यूज में ऐसा आ जाता है, जैसे जो एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यूज में ऐसा आ जाता है क्या, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं. तो ये जो हमारी थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो ये चीजें हैं, ये हमारी फ्रीडम्स ही तो हैं. दीज आर ऑल फ्रीडम ना. फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब क्या है? फ्रीडम्स हैं. तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. तो आर्टिकल 19 का नेचर कैसा हुआ? हमारे जो गोल्स हैं, गोल्स ऑफ अ नेशन है, जो प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, उनको एनहांस करना. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्टली, अच्छा मुझे ये बताओ कि अमेरिका में, मैंने अपने पहले की क्लासेस में आपको ये बता रखा है कि अमेरिका में ये जो फ्रीडम्स हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी. दीज फ्रीडम्स वर एब्सोल्यूट इन अमेरिका. इनके ऊपर बाद में यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर, डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर, इसको लाया यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने, और वहां की जो फ्रीडम्स थी उनके ऊपर भी लिमिटेशंस लगाई. ठीक है, पहले नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ, फ्रीडम्स हमने रखने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी रख दी, जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से लेके आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 तक है. ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हम आते हैं एक केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 19 को लेके, और ये आप नेचर ऑफ आर्टिकल 19 लिखोगे ना, तो उसमें आप ये एड ऑन कर सकते हो. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978. केस का नाम तो सबने सुना ही होगा. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 19, 14 एंड 21, आर्टिकल 19, 14 एंड 21 आर गोल्डन ट्रायंगल. ठीक है, आर्टिकल 19 को आप आर्टिकल 14 और 21 के बिना नहीं पढ़ सकते, 14 को आप 19 और 21 के बिना नहीं पढ़ सकते, और 21 को आप 14 और 19 के बिना नहीं पढ़ सकते. तो ये 3 आर्टिकल्स इंटर रिलेटेड हैं. तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये केस ऐसे आ जाता है कि in which case Supreme Court held that Article 19, 14 and 21 are the golden triangle. So that is the case of Menka Gandhi versus Union of India 1978. ओके, और इस केस में फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारा पॉलिटिकल नेचर कैसा है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए. वो अपने बिलीव्स एक्सप्रेस कर पाए इन पब्लिक. ठीक है, ये सब चीज हमारे पास होनी चाहिए. तो इन्हीं राइट्स को, इन्हीं जो ये आर्टिकल 19 में हम अभी राइट्स पढ़ने वाले हैं, इन्हीं को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इलेबोरेट किया. ठीक है, इन्हीं को इलेबोरेट करके बताया. तो अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी 6 फ्रीडम्स हैं जो आर्टिकल 19 में मेंशन है. ठीक है, ओके. 6 फ्रीडम्स.
अच्छा, मेरी एक शॉर्ट डली हुई है, उसमें मैंने आपको 6 फ्रीडम्स क्रोनोलॉजिकली वे में याद करने का एक तरीका बताया है। क्या है वो तरीका? सामरप। सामरप, ठीक है, ओके। एस स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये हो गया आर्टिकल 19(1) का ए। नेक्स्ट इज ए, ठीक है। अब ए दो आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत मार्क करके आते हैं, लेकिन मैं आपको इसका भी एक तरीका बताती हूँ। ए स्टैंड्स, ए से एक तो है असेंबली और एक है एसोसिएशन, ठीक है। एक से है असेंबली और एक ए से है एसोसिएशन। ए, ये तो सब सिमिलर है ना, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स। फिर ई है यहाँ पे और यहाँ पे ओ। अब अल्फाबेटिकली ई पहले आता है या ओ, तो ऑब्वियसली ई, तो सबसे फिर क्या आएगा दूसरे नंबर पे? ए के पहले नंबर पे आएगा असेंबल पीसफुली, ठीक है। फिर ए से दोबारा थर्ड नंबर पे क्या आ गया? एसोसिएशन। फिर नाउ फोर्थ, अच्छा ये समझ में तो आ रहा है ना? आर्टिकल 19 का 1A निकालो पहले। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर किसी के पास स्पीच, कुछ भी बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेशन देने का भी फ्रीडम है। नेक्स्ट इज बी पे देखो, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मैं कहीं पर भी असेंबल हो सकते हूँ पीसफुली, पर कैसी असेंबल होना चाहिए मेरा? पीसफुली और बिना आर्म्स के। थर्ड इज टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, मैं कोई भी एसोसिएशंस और यूनियन फॉर्म कर सकती हूँ। अच्छा, इसके आगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये आई थी 97th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी अमेंडमेंट से इंक्लूड करी गई थी, so that is 97th अमेंडमेंट। Now the next is to move, M आ गया ना, to move freely throughout the territory of India। मैं फ्री हूं कि मैं इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली कहीं भी मूव कर सकूं, ठीक है, तो मूव। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा इनको ऐसे कर लेना, ए बी सी डी ई, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज ई नंबर पे क्या है? टू रिजाइड, R stands for reside, to reside and settle in any part of the territory of India। ये मेरा राइट है कि मैं चाहे दिल्ली में रिजाइड करूं, कि चाहे मैं लखनऊ में रिजाइड करूं, कि चाहे मैं कहीं भी रिजाइड करूं, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो द नेक्स्ट इज reside, ठीक है। F, अब F आ गया, इसको अभी छोड़ दो। फिर G, P, P से क्या होता है? प्रोफेशन। अब ये क्या है? to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, ठीक है। तो ये मेरा राइट है कि मैं कुछ भी प्रोफेशन चूज कर सकती हूँ कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है, कि मुझे बिजनेस करना है, कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये एफ की जगह क्यों छुड़वाई मैंने? क्योंकि यहाँ पे पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया। फंडामेंटल राइट से हटाया है, वो लीगल राइट अभी भी है, ठीक है, पर उसे किससे हटा दिया? फंडामेंटल राइट से। कौन सी अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द 6 राइट्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये भी मैं आपको भी बताऊंगी अच्छे से, उससे पहले मैं आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बता रही हूँ क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस। नाउ वी विल डील विद द reasonable restrictions which is mentioned in article 19 subclause 2 to article 19 subclause 6, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये है आर्टिकल 19 सबक्लॉज 1 का ए। और ये है क्या? ये क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
ठीक है। सो इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है कि आप कब कब ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप ऐसी कोई सी स्पीच नहीं दे सकते जिसमें सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैम्पर हो रही हो। सेकेंड इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि जिससे हमारा ये हैम्पर हो रहा हो सिक्योरिटी। थर्ड इज फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, इसमें भी नहीं कर सकते आप ऐसा। फोर्थ इज पब्लिक ऑर्डर। फिफ्थ इज डिसेंसी एंड मॉरलिटी, जो डिसेंसी और मॉरलिटी को हैम्पर कर रही हो आप, उसमें भी कोई ऐसा स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसे तो कोई भी जाके कोर्ट में कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके ऊपर भी हमने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दी। नेक्स्ट इज इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अच्छा, ये जो आपके है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकली बताओ। तो अगर आप आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 पढ़ोगे तो यही सब इसके आपको दिख रहे होंगे ग्राउंड्स, वहां पर भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है इन्हें, और इनको क्रोनोलॉजिकली याद कर लेना कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, क्योंकि एग्जाम में इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो ये आर्टिकल 19(1)(a) में था, और ये जो एक्सेप्शंस हैं ये कहाँ है, आर्टिकल 9 इसकी, केवल इसकी आर्टिकल 19(1)(a) की, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। नेक्स्ट इज टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये कहाँ पे है, 19(1)(b), ये बी में है ना, तो इसकी जो हमारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कहाँ है, 19 सब क्लॉज 3 में, और इसके ऊपर रीजनेबल सबसे ज्यादा इसी में ही है। ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन सी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो पहली सेम सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरी पब्लिक ऑर्डर, हर किसी की आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज ये कहाँ पे है, आर्टिकल 19(1)(c) टू फॉर्म एसोसिएशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहाँ से आया, 97th अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, और इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया, क्या था, मॉरलिटी। नेक्स्ट इज ये कहाँ पे है, 19(1)(d), ठीक है, तो मूव फ्रीली, टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे आपका ये राइट, मूव फ्रीली का राइट या रिजाइड फ्रीली को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो वो उन एरियाज को तो छोड़ना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जैसे मैं आपको, जैसे मनाली का एक पोर्शन है, वहां पर आप किसी को टच नहीं कर सकते, वो लोग आपसे पैसे भी ऐसे हैंड से नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये उनका उस जो पब्लिक है उनको प्रिजर्व कर, उनकी जो हेरिटेज है, उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए ये है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ओवर द आर्टिकल 19(1)(d) और ठीक है, और इसके साथ क्या है, इंटरेस्ट ऑफ एनी एसटी, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। अच्छा, ये और ये कहाँ पे है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में। अब आती है हमारी नेक्स्ट, कौन सी है, आर्टिकल 19(1)(e). ई कौन सी है हमारी, टू रिजाइड, ठीक है, टू रिजाइड एनी पार्ट इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसके सेम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ठीक है, मूव और रिजाइड के सेम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेम ही आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में सेम है, क्या, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ एनी एसटी। ठीक है, एफ तो हमने छोड़ ही दिया है। नेक्स्ट इज जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो आर्टिकल 19(1)(g) के क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं आर्टिकल 19(1)(g) का यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है, छोटा सा बॉक्स बना के ऐसे। ये है प्रोफेशन से रिलेटेड, और इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, interest of general public, and second is any other restriction, and ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 19(6) में, और अदर है नेक्स्ट लास्ट वन इज
प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। और इसके जो लास्ट हमारा आर्टिकल 19(1)(g जो प्रोफेशन से रिलेटेड है फ्रीडम, उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये 3 हैं। और ये कहाँ पे मेंशन है, इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है आर्टिकल 19 में सब क्लॉज 6 पे। ठीक है, इसका कहाँ पे था, 19 सब क्लॉज 2। अब इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सीरियल वाइज याद करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वन केस लॉ दैट इज चिंतामणि राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। चिंतामणि राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं या नहीं है। ये राइट किसके पास है डिसाइड करने का, तो ये राइट्स है इंडियन जुडिशरी के पास। जुडिशरी डिसाइड करेगी थ्रू वेरियस केस लॉज कि जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल हैं या नहीं है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, ना कि पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये राइट, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगी, ये करेगी जुडिशरी। ये किस केस में कहा गया था, चिंतामणि राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में। अब मैं आपको इन ब्रीफ आर्टिकल 19(1)(a) से लेके सारे G तक मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(a) से लेके G तक के सबके केस लॉज, सबसे रिलेटेड जो केस लॉज है वो पढ़ेंगे अब हम। तो आर्टिकल 19(1)(a) का जो स्कोप है, आर्टिकल 19(1)(a) बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं हम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 1A की। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)(a) का जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है। ठीक है, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाता है, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट टू साइलेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो एंड बहुत ही सारे राइट टू गेट इंटरनेट एक्सेस, टेलीफोन टैपिंग, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा ही वाइडर है, क्योंकि उन सब में ये सब इंक्लूड करता है और इनसे रिलेटेड जो केस लॉज है वो भी हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(a) के केस लॉज पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के केस में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि राइट टू प्रोफेस प्रोपेगेंडा इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू प्रोफेस प्रोपेगेंडा, जो भी आपका प्रोपेगेंडा है आप उसको बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो, और वो कैसे होगा, बाय एंश्योरिंग सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, मतलब मेरा कोई आइडिया है, मेरा कोई प्रोपेगेंडा है, मैं उसको औरों तक कैसे पहुंचाऊंगी, सर्कुलेट करके। सो दिस वाज हेल्ड इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास कि जो भी आपका प्रोपेगेंडा है वो आप सबको पब्लिश करो। ठीक है, और सेकंड केस है सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962। इस केस में क्या होता है कि न्यूज़पेपर के कितने पेपर्स होंगे, कितने पेजेस होंगे उसमें, उसके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि ये वाली न्यूज छपेगी नहीं छपेगी, इसको कहते हैं सेंसरशिप। ठीक है, तो इन सबको इस केस में बोला गया कि ये सब डायरेक्टली वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर राजगोपालन वर्सेस तमिलनाडु 1995। दिस इज फेमसली नोन एज ऑटो शंकर केस, और ये क्रिमिनल्स की ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड केस है। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जो भी मतलब प्रेस ने किसी भी क्रिमिनल की ऑटोबायोग्राफी छाप दी है, ठीक है, विदाउट हिज और हर कंसेंट, तो वो जो प्रेस वाला है ही विल बी लायबल फॉर द डिफेमेशन, उसके ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसने भी ऑटोबायोग्राफी छापी है क्रिमिनल की विद और विदाउट हर
कंसेंट, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज, ये सारे यहां से लेकर यहां तक आर्टिकल 19(1)(a) के ही केस लॉज है, ठीक है। फिर आता है हमदर्द दवाखाना केस 1960, एक कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब भी आर्टिकल 19(1)(a) में ही आता है, ठीक है। ये ऐसे मैंने ब्रैकेट में सब लिखा है। तो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स में जो ऑब्नॉक्शियस कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्सीन होते हैं, ऑब्नॉक्शियस होते हैं, कुछ ड्रग्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो ऐसे कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होंगे, उनको आर्टिकल 19(1)(a) प्रमोट नहीं करता, उनको आर्टिकल 19(1)(a) प्रोटेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सबने सुना होगा इस केस लॉ के बारे में, जब भी बिजोय इमैनुअल का नाम देख लो ना, तो नेशनल एंथम याद कर लेना कि ये केस लॉ किससे रिलेटेड है, नेशनल एंथम से। बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नेशनल एंथम शुड बी रिस्पेक्टेड, लेकिन इसको और क्या बोला कि हर कोई नेशनल एंथम गाने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन यू कैन नॉट बाउंड एनीवन टू सिंग दैट नेशनल एंथम, ठीक है। सो दिस वाज हेल्ड इन दिस केस। राइट टू साइलेंस, जो कि है आर्टिकल 19(1)(a) में। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मेरा ये भी तो राइट है कि मैं चुप रहूं, राइट टू साइलेंस। अच्छा, राइट टू साइलेंस का ही दूसरा केस है श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 2018। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी मूवीज हॉल होते हैं उसमें जो नेशनल एंथम चलेगी, उसमें यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू इट, और आपको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और नेशनल एंथम चलेगी, ये मैंडेटरी कर दिया कि चलनी ही चाहिए। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑप्शनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नाउ मतलब नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट जरूर देनी है, लेकिन चले ना चले, दिस इज ऑप्शनल। नाउ द नेक्स्ट केस इज टेलीफोन टैपिंग के ऊपर ये केस है, ठीक है। ये भी बहुत ही सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है। इन सब के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू दैट टू, ठीक है। तो PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 टेलीफोन टैपिंग से रिलेटेड केस है, और इसमें यह बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके राइट टू प्राइवेसी उसका इंट्रिंसिक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और इस केस में सेक्शन 66A, ठीक है, 66A, सेक्शन 66A was declared of सेक्शन 66A किसका, ऑफ IT एक्ट 2000 का, was declared unconstitutional by the सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये भी बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ इज अनुराधा भासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, और ये किस चीज से रिलेटेड है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट। सबके पास राइट है कि वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। ये भी बहुत PYQs में आता है। कौन सा है, अनुराधा भासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज बैंडिट क्वीन केस 1996। बैंडिट क्वीन केस, फूलन देवी, नाम तो सुना ही होगा, फूलन देवी की मूवी आई थी ये बैंडिट क्वीन केस, ठीक है, उसी मूवी से रिलेटेड है। उसके इसकी कहानी तो आपको पता ही होगी, ठीक है, कि क्या हुआ था फूलन देवी के साथ। तो फिर बाद जैसे उनका रेप हुआ, बहुत मतलब उनको एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया, और उनका रेप हुआ बहुत बार, और हर कोई मतलब उसकी उसी गांव में से आता था, देन रेप्ड हर, और फिर वो वहीं पे रहती थी। फिर क्या हुआ कि जब वो भाग गई एक बार, फिर उसके बाद वो एक अच्छी सी मतलब पावरफुल लेडी बन के आई, और फिर उसने सबको ऐसे गोल घेरे में खड़ा किया और सबको गन शॉट किया। लेकिन ये जो फूलन देवी के ऊपर एक फिर मूवी आई बैंडिट क्वीन केस जिससे रिलेटेड है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये मूवी कोई ऑब्सीन नहीं है, कोई ऑब्सीनिटी को प्रमोट नहीं कर रही है, ये एक सोशल मैसेज कंटेन करी हुई है खुद में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 19(1)(b), ठीक है, असेंबली वाला, टू असेंबल एंड विदाउट आर्म्स। इसमें है अमित चाहानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस।
जिसको हम फेमसली नोन एज शाहीन बाग केस, ठीक है, शाहीन बाग केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कि कोई भी किसी भी पब्लिक एरिया में स्ट्राइक करने के लिए या फिर जैसे वो नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो, तो ऐसा करने के लिए आप किसी भी पब्लिक एरिया में डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही कोई भी पब्लिक वेज आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अधिकार है कि आप अपनी विशेस एक्सप्लेन करो, स्ट्राइक करो। आप स्ट्राइक फंडामेंटल राइट, स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी फेयर और शुड बी एट प्रॉपर प्लेस, ठीक है, जहां से किसी जनरल पब्लिक को आने जाने में या फिर कैसे भी करके उसको दिक्कत हो रही हो, आप वहां पर अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। सो दिस वाज हेल्ड इन अमित शाहानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। और कनीज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2021, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला that demonstration can't be anywhere and any time। आपका जब मन चाहे तब और कहीं भी ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन आर्टिकल 19(1)(c) एसोसिएशन टू फॉर्म एसोसिएशंस, ठीक है। इसका केस है OKA नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपका कोई भी ओके अच्छा सॉरी ओके नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर आपका कोई भी इंसान सॉरी आर्टिकल 33A सॉरी आर्टिकल 33 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस के जो एम्प्लॉयज हैं वो आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, और वो उनके पास क्या राइट नहीं है एसोसिएशन का, ठीक है। उनके पास एसोसिएशन का राइट नहीं है क्योंकि वो आर्टिकल 33 में आते हैं। और किसके बारे में बात करी हमने, एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल 19(1)(d), ठीक है। आर्टिकल 19(1)(d) जो कि हमारा किससे डील करता है, मूव से। तो इसमें केस है फेमस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या 1964। अच्छा, ये केसेस और कैसे आ सकते हैं कि मान लो आपको ये केस दे दिया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या कि ये आर्टिकल 19(1)(a) का है, 19(1)(b) का है, किसका है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद करना है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या एक रिलेटेड है ये प्रोस्टिट्यूट के मूवमेंट से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक प्रोस्टिट्यूट के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्यों किया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज केस रिलेटेड टू इट। नाउ आर्टिकल 19(1)(e), इसमें केस आता है आर्टिकल 19(1)(e) का केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भारत सिंह, ठीक है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भारत सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि राइट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज and the interest of general public, a person may be directed to leave a place or reside elsewhere, but he must be heard। इस केस में जो कि हमारा किससे रिलेट करता है, रिजाइड से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर किसी लोकेलिटी मेरी वजह से, मेरे रहने की वजह से किसी लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो उन लोकेलिटी के जनरल उसके लिए हेल्थ के लिए और मॉरलिटी के लिए मेरे को वो जगह छोड़ के जानी पड़ सकती है, लेकिन आई हैव अ राइट टू, मेरे को सुना जाएगा पहले, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है, जो कि बात करता है प्रोफेशन से रिलेटेड, और इसका केस है गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004। इस केस में महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने पान मसाला के ऊपर बैन लगाया, ठीक है, और इसको वॉयलेटिव डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि ये प्रोफेशन मतलब कि बिजनेस का, ठीक है, एक पूरे मतलब पूरा सर्विस है ना, ये पूरी एक चीज पान मसाला, इसके ऊपर सब पूरा बैन ब्लैंकेट लगा दिया, तो इसको वॉयलेटिव डिक्लेयर कर दिया आर्टिकल 19(1)(g) का। तो दिस वाज आर्टिकल 19
और यही केस लॉज आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो आप यही केस लॉज पढ़ना और आर्टिकल 19 अब होता है कंप्लीट। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर और भी लॉज पढ़ने के लिए लॉ विद्या को फॉलो करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।